हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको IQ रैंकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह सेशन जो है वह अरिहंत पब्लिकेशन से बनाया गया है और यह बुक NCERT MCQ का सेशन है। और यह सेशन मैं आपके लिए बायोलॉजी का सेशन लेकर आया हूं और यह जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा बुक है। एक बार इस वीडियो को आप देखिए और फुल वीडियो को वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि यह बुक जो है वह चैप्टर बाय चैप्टर NCERT के साइंस बुक का चैप्टर बाय चैप्टर जो है वह क्वेश्चन तैयार किया गया है इससे, और बहुत ही अच्छा बुक है। हेलो फ्रेंड्स, यह बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, मानव जंतु कार्यकी एवं जनन। और यह 6 से लेकर 12 तक जितना भी इससे क्वेश्चन बन पा रहा है इस चैप्टर से, इसके अंतर्गत जो भी चैप्टर आ रहे हैं वो सारे से क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे देखिए, क्लास आपका NCERT क्लास 6 में कौन सा चैप्टर है बनाया गया है, भोजन, यह कहाँ से आता है। NCERT 7 क्लास 7 में आपका प्राणियों में पोषण, जंतुओं और पादपों में परिवहन चैप्टर से बनाया गया है। NCERT क्लास 8 के किशोरावस्था की ओर जंतुओं में जनन, यह सारे चैप्टर बाय चैप्टर इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए उसको बनाया गया है। टॉपिक है जंतुओं में पोषण और यह क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 2 क्लास 6 NCERT से यह क्वेश्चन बनाया गया है। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म कौन सा है? निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? इसमें से असंगत युग्म खोजना है। पहला सूची में भोज्य स्रोत दिया हुआ है और दूसरा सूची में खनिज तत्व और विटामिन। कौन सा खाना से हम लोगों को कौन सा खनिज तत्व या विटामिन मिलता है उसके बारे में कह रहा है। मछली और नमक, मछली और नमक हम लोग खाते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है? विटामिन D मिलता है। नहीं, यह स्रोत जो है वह आपका गलत है, यह पहला गलत हो गया। दूध केला हम लोग खाते हैं तो उससे क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। पालक सेब खाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? लौह मिलता है, लोहा में आयरन मिलता है इससे। दूध अंडा खाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। तो इसमें से असंगत कौन है, गलत कौन है? तो ए जो है वह गलत है। इसका व्याख्या है, कह रहा है कि ए इसलिए असंगत है क्योंकि मछली एवं नमक विटामिन D का स्रोत नहीं। मछली के यकृत में तेल विटामिन A एवं D का अच्छा स्रोत होता है और नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन एवं आयोडीन जैसे खनिज लवण का स्रोत होता है। दूध एवं केला फास्फोरस के स्रोत होते हैं जो ATP, DNA एवं कोशिका झिल्ली निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। पालक एवं सेब लौह Fe फेरस जिसको बोलते हैं के स्रोत होते हैं जो हीमोग्लोबिन एवं साइटोक्रोम जैसे वर्णकों के मुख्य घटक हैं। दूध एवं अंडे कैल्शियम के स्रोत होते हैं जो दांत एवं अस्थियों के विकास में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके और इसमें असत्य कौन है उसको चुनना है। पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन के स्रोत के आधार पर जंतु सर्वभक्षी, शाकाहारी या मांसाहारी होते हैं। यह बिल्कुल सही कथन है। मधुमक्खी शाकाहारी जंतु है जबकि मशरूम परजीवी पादप उत्पादक है। यह जो है आपका गलत है। और यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 NCERT से बनाया गया है। असत्य कौन है? जिसमें असत्य जो है आपका केवल 2 असत्य हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए, कह रहा है कि मधुमक्खी शहद भोजन निर्माण हेतु पादप उत्पाद मकरंद का प्रयोग करती है, अतः यह शाकाहारी जंतु है। किंतु मशरूम एक मृतोपजीवी कवक है जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का पाचन कर पोषण प्राप्त करता है। पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन की स्रोत के आधार पर जंतु शाकाहारी पादप उत्पाद खाने वाले, मांसाहारी अंडे मांस मछली जैसे जंतु उत्पाद खाने वाले एवं सर्वाहारी जंतु एवं पादप उत्पाद दोनों खाने वाले होते हैं। रुधिरधारी जीव जैसे जू, मच्छर, जोक आदि परजीवी जंतुओं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
चैप्टर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। कह रहा है कि भोजन के घटकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। गेहूं, चावल, बाजरा, आलू आदि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही है, यह एनर्जी गिविंग फूड है। राजमा, मूंग, मटर जैसे दालें, दूध एवं अंडे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। बिल्कुल सही है या नहीं, यह आपका असत्य है। खाद्य तेल एवं मक्खन वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। यह सही है। प्राय सभी प्रकार की सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवण प्रदान करती है। यह सही है। तो असत्य कौन है, तो असत्य जो है अब केवल 2 असत्य हो जाएगा। व्याख्या को देखिए। कह रहा है कि दूध, अंडे एवं राजमा, मूंग, मटर जैसे दालें प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन कोशिका विभाजन, वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत हेतु आवश्यक होता है। गेहूं, बाजरा, आलू, चावल जैसे उत्पादों में कार्बोहाइड्रेट उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो कि जंतु में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। घी, मक्खन एवं सूरजमुखी, सरसों जैसे खाद्य तेल वसा के प्रमुख स्रोत हैं, जो ऊष्मा के कुचालक एवं स्नेहक के रूप में शरीर में पाया जाता है। इसी में विटामिन ए, डी, ई के संचित होता है। प्राय सभी प्रकार की सब्जियां विटामिनों एवं खनिज लवणों की प्रमुख स्रोत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी से बनाया गया है। भोजन में विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही को चुनना है। सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा संश्लेषित विटामिन डी अस्थियों एवं दांतों के विकास हेतु आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है। सूर्य से हम लोगों को जो विटामिन डी मिलता है वह हमारे हड्डी और दांतों के विकास के लिए आवश्यक होती है। खट्टे फल जैसे नींबू, टमाटर, संतरा आदि विटामिन सी के स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही। साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं और विटामिन सी प्रोवाइड करता है हम लोगों को, सही है। विटामिन ई, डी, ए एवं के शरीर में संचित होते हैं, किंतु विटामिन बी एवं सी नहीं होते हैं। यह भी सही है। तो यहाँ पे इसका सही जो हो जाएगा, यह सभी सही है। व्याख्या है, भोजन में विटामिन के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही है। विटामिन डी सूरज के प्रकाश में त्वचा द्वारा स्वतः ही संश्लेषित होता है। यह विटामिन आंतों में फास्फोरस एवं कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाकर इन्हें अस्थियों एवं दांतों में निर्पेक्षित करता है। खट्टे फल जैसे नींबू, टमाटर, संतरा आदि विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के स्रोत होते हैं। यह विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होने के कारण शरीर में बसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं, जबकि विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र के साथ शरीर से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर 6 क्लास 9 एनसीईआरटी से बनाया गया है और अगर यूपी पीएससी मेंस 2003 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो आपकी त्वचा में उपस्थित होता है। इसका व्याख्या देखिए। कह रहा है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। यह त्वचा को जल प्रतिकर्षी बनाकर संक्रमण से बचाता है। त्वचा के अतिरिक्त यह प्रोटीन बाल, सींग, नाखून आदि में भी उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी से बनाया गया। आईएसपी 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना है। तो आपका 45 ग्राम जो है वह प्रोटीन उसको जरूरी है। व्याख्या है, सामान्य रूप से क्रियाशील महिला के लिए संतुलित आहार में प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 60 ग्राम होती है। विभिन्न वर्गों में दैनिक प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा का वर्णन नीचे है। बच्चे में, शिशु में प्रोटीन की मात्रा 10 ग्राम होनी चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जरूरी है 19 से 34 ग्राम प्रोटीन उसको मिलना चाहिए प्रतिदिन। किशोर बालक में 52 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन मिलना चाहिए। किशोर बालिका में 46 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन मिलना चाहिए और सामान्य वयस्क पुरुष में 56 से 70 ग्राम प्रोटीन उसको डेली मिलना चाहिए। सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, यह सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यह भी सही है। विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधता, यह नहीं होता है। आपका विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता को कम कर यह आपका
जो बंध्यता को बढ़ावा देती है, इसलिए यह गलत हो गया। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 3 जो है वह सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपका जनन क्षमता में कमी आ जाती है, वह होना चाहिए। इसका व्याख्या देखिए, कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता को कम कर बंध्यता को बढ़ावा देती है, जबकि रात्रि अंधता कम रोशनी दिखाई नहीं देती है। यह कारण विटामिन ए की वजह से होता है, जो नेत्र में रोडोप्लिसिन वर्णक के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा शुष्क हो जाती है एवं झुर्रियां पड़ जाती है, मसूड़ों से खून आता है एवं रोग प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकट्स रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थियों में कैल्शियम प्लस फास्फोरस निक्षेपण कम होने पर अस्थियां कमजोर एवं विकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप्टर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी से बनाया गया है। आईएसपी 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसको चुनना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि दूध में विटामिन बी नहीं होता है, यह पहला ही गलत है, क्योंकि आपका दूध में विटामिन बी2 एवं बी3 अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत कम मात्रा में विटामिन बी2 एवं बी3 पाए जाते हैं, तो यह गलत हो गया। विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनॉल, के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा शल्की हो जाता है, यह बिल्कुल सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, यह भी सही है। विटामिन बी1, जिसका नाम थायमिन है, के अभाव में हृदय घात हो सकता है, यह भी सही है। तो कौन सही है? आपका ये जो है वो सही नहीं है। व्याख्या में कह रहा है कि दूध में विटामिन बी2 एवं बी3 अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण त्वचा शुष्क एवं सल्की हो जाती है। जोड़ों में दर्द होना स्कर्वी रोग का लक्षण है, जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 थायमिन की कमी बेरी रोग एवं हृदय घात का कारण हो सकती है। टॉपिक जो है चैप्टर पाचन तंत्र से देखते हैं। यह क्वेश्चन बन रहा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र से क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया है। मानव में दंत विन्यास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है कि इसमें असत्य जो है वह कौन सा है। मानव में दूध के दांत की संख्या 20 होती है, जबकि शेष 12 दांत अस्थाई दांत होते हैं। आपका यही जो है, यही आपका नंबर 1 जो है वह असत्य है। यहाँ पे क्या है कि दूध के दांत जिसका संख्या 20 होता है तथा द्वितीय बार वयस्कों में अस्थाई दांत की संख्या में कितना होते हैं? अस्थाई दंत्याशांक 12 नहीं 32 होते हैं। पहले आपका मेल तीर्थ जो होता है वह तो टूट जाता है, उसके बाद आपका जो परमानेंट तीर्थ होता है उसकी संख्या क्या होता है? 32 होता है, इसलिए यह गलत हो गया। कृतक भोजन को काटते हैं, जबकि रदनक भोजन को चीरते फाड़ते हैं, यह सही है। वयस्कों में कृतक की संख्या 8 होती है, बिल्कुल सही है। देखिए ये एक फॉर्मूला के रूप में हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ICPM 21 23, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। IC मीन्स होता है आपका इंसीजर, इंसीजर को हम लोग कटिंग टीथ बोलते हैं। केनाइन को हम लोग टीयरिंग टीथ बोलते हैं। प्रीमोलर को हम लोग क्रैकिंग टीथ बोलते हैं, और मोलर को हम लोग ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अब इसकी संख्या देख लीजिए, अपर टीथ अपर जॉ में देखिएगा तो इंसीजर की संख्या कितना होता है? 4, कैनाइन की संख्या होता है आपका 2, प्रीमोलर की संख्या होता है 4, और मोलर की संख्या होता है 6।
अपर जॉ में तो कितना हो गया 10 और 6 16 हो गया अपर जॉ में। और दोनों में टोटल कहिएगा तो इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और टोटल संख्या कहे, अगर टोटल संख्या की बात कर रहा है तो आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं ICPM इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर 21 23, इसको आप 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल इंसीजर की संख्या कितना हो जाएगा 8, टोटल कैनाइन की संख्या 4, टोटल प्रीमोलर की संख्या 8 और टोटल मोलर की संख्या 12 हो जाएगा। जब सारे को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 32। इससे आप यह फार्मूला से आप सारे क्वेश्चन इस तरह का बना सकते हैं। जिसमें कह रहा है कि कौन सा असत्य है तो असत्य पहला हो गया, यह और यह दोनों सत्य हैं, तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। व्याख्या कर रहा है कि मानव के दंत विन्यास के संदर्भ में मानव में द्विबारदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक मील तीत और दूसरा जो है आपका परमानेंट तीत होता है, अर्थात ये जीवन में 2 बार आते हैं। प्रथम बार छोटे बच्चे में अस्थायी दूध के दांत जो कि संख्या में 20 होते हैं तथा द्वितीय बार वयस्कों में अस्थायी दांत जो कि संख्या में 32 होते हैं। करा कि कृतंग भोजन को काटने वाले चौड़े एवं आगे के दांत होते हैं, जबकि रत्नक भोजन को चीरने फाड़ने वाले नुकीले एवं अग्रपाश दांत होते हैं। वयस्क में कृतक की संख्या 8 होती है जबकि रत्नक की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चैप्टर 16 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि जीवा के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। जीव के संदर्भ में आपका असंगत युग्म जो है उसको चुनना है कि असंगत युग्म इसमें क्या है। अग्र क्षेत्र जो जीव का होता है वो आपका मीठा स्वाद के लिए होता है, बिल्कुल सही है। अगर आप जीव को देखिएगा तो आगे वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ वाला जो होता है वो आपका होता है मीठा स्वाद के लिए होता है, यह सही है। पार्श्व क्षेत्र जो होता है वह खट्टा स्वाद के लिए होता है, पार्श्व क्षेत्र जो होता है वह खट्टा स्वाद के लिए होता है। अग्र पार्श्व क्षेत्र जो होता है वह तीखा स्वाद के लिए होता है, नहीं यह गलत है। पार्श्व क्षेत्र जो होता है वह कड़वा स्वाद के लिए होता है, यह सही है। तो गलत कौन है आपका सी जो है वह गलत है। व्याख्या देखते हैं, कह रहा है कि जीवा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पैपलिया या अंकुरक पाए जाते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं टेस्ट बग कहते हैं। देखते होंगे जो हमारा टंग है, जीभ है, उसमें आपका ऐसे ऐसे डॉट डॉट जो है वह रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। इसी से हम लोग को स्वाद आता है। और जो जीभ होता है, टंग होता है, उसके हर पार्ट में अलग अलग आपका स्वाद जो है वह होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है वह हम लोग देखते हैं। कि यह स्वाद कलिकाएं जीवा के अग्र भाग में मीठा, पार्श्व में खट्टा, अग्र पार्श्व भाग में नमकीन तथा पक्ष भाग में कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाती है। जीवा भोजन का स्वाद ज्ञात करने के अतिरिक्त लार में मिलाने भोजन को निगलने तथा बोलने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चैप्टर 2 क्लास 7th एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। क्वेश्चन करा है कि मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा फॉल्स है उसको चुनना है कि कौन सा फॉल्स है। भोजन का पाचन सर्वप्रथम आमाशय में शुरू होता है जो जे आकार का चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है, नहीं गलत है। भोजन का जो पाचन होता है वह आपका मुंह से माउथ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए गलत हो गया। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यहाँ भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए यह सही है। बड़ी आंत में सेलुलोज का पाचन एवं जल का अवशोषण होता है, नहीं यह गलत है। तो असत्य कौन है, तो आपका ई और 3 जो है वो असत्य है। इसका व्याख्या देखिए, करा कि मानव पाचन के संदर्भ में देखिए क्या क्या बात है। भोजन का पाचन आमाशय से नहीं बल्कि सर्वप्रथम मुख गुहा में ही लार में उपस्थित एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रारंभ हो जाता है। यह एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। आमाशय जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है जहां अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है।
मानव में बड़ी आंत में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, यहाँ केवल जल एवं पचे हुए शेष भोजन का अवशोषण होता है। घोड़ा, गाय, हिरण जैसे शाकाहारी जंतुओं में भोजन में उपस्थित सेलुलोज के पाचन के लिए बड़ी आंत की सीकम एवं सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा लगभग 7.5 मीटर भाग होती है, जहां भोजन का सर्वाधिक एवं पूर्ण पाचन तथा पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चैप्टर 16 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया और आईएसपी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? कह रहा है कि इसमें से पाचन एंजाइम कौन नहीं है? ट्रिप्सिन है, आपका गैस्ट्रिन पाचन एंजाइम नहीं है, टाइलिन है और पेप्सिन है। यह सारे एंजाइम है। अब पाचन एंजाइम गैस्ट्रिन नहीं है। इसकी व्याख्या को देखिए, कह रहा है कि गैस्ट्रिन मानव तंत्र का पाचन एंजाइम नहीं है, बल्कि यह एक पाचक हार्मोन है जो अमाशय की भित्ति से स्रावित होती है एवं जठरीय रसों के उत्पादन को प्रेरित करता है। ट्रिप्सिन एवं पेप्सिन प्रोटीन पाचन एंजाइम है। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देते हैं, जबकि टाइलिन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चैप्टर 16 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया, आईएसपी 2003 में आप पूछा गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके जो सही है उसमें से आपको चुनना है। HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl की उपस्थिति में अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन हार्मोन उत्पन्न होता है। यह सही है। बसीय अम्लों की उपस्थिति की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांतक से गैस्ट्रोन उत्पन्न होता है। नहीं, यह गलत है। तो इसमें सही कौन है? तो सही केवल एक है। इसका व्याख्या, HCl युक्त अम्लीय एवं आंशिक पाचक भोजन कायम के छोटी आंत की ग्रहणी ड्यूडेनम में प्रवेश करने पर ग्रहणी की भित्ति से सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है, जो अग्नाशय को क्षारीय अग्नाशयी रस बाइकार्बोनेट प्लस जल के श्रावण के लिए प्रेरित करता है। कह रहा है कि एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन का श्रावण छोटी आंत से होता है। एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन आमाशय में जठर रस के श्रावण को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर 16 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया और आईएसपी 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कथन और कारण को पढ़ना है, उसमें से सही कथन को आपका चुनना है। सही इसमें क्या है? हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। नहीं, यह गलत है। अग्नाशय में से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है। यह सही है। तो ए गलत है किंतु आर सही है। हमारे आहार में उपस्थित प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन अमाशय के अम्लीय माध्यम से पेप्सिन एवं रेनिन द्वारा होता है। तत्पश्चात प्रोटीन का पूर्णतया पाचन छोटी आंत में श्रावित अग्नाशयी एंजाइम ट्रिप्सिन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह चैप्टर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया है। सूची 1 में पाचन रस और एंजाइम दिया हुआ है। सूची 2 में इसका कार्य दिया हुआ है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या है? इसका काम है एंजाइम का सक्रियकरण करना। पीतरस का काम है वसा का इमल्सीकरण करना। ट्रिप्सिन का काम है आपका प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना और एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। इसे इसका आंसर जो है वह डी आंसर हो जाएगा। व्याख्या को हम लोग देखते हैं। करा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में जठरीय ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है तथा अम्लीय माध्यम PH2 निर्मित कर प्रोटीन पाचन एंजाइमों रेनिन एवं पेप्सिन के सक्रियकरण में अपनी भूमिका निभाता है। पीतरस यकृत में निर्मित होता है एवं पित्ताशय में सांद्रित एवं संचित होता है।
यह छोटी आंत में वसा के इमल्सीकरण वसा की बड़ी बूंदों का छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में टूटना में सहायता करता है। ट्रिप्सिन अग्नाशी रस में उपस्थित प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो छोटी आंत में कार्य करता है। लाइपेज अग्नाशयी रस में उपस्थित वसा पाचक एंजाइम है जो छोटी आंत में कार्य करता है। एमाइलेज लार एवं अग्नाशयी रस में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चैप्टर 16 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्न कथन व कारण को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। इसमें सही उत्तर कौन हो जाएगा? आहार नाल में पचा हुआ भोजन शुद्रांश के रसांकुरों द्वारा अवशोषित होकर रुधिर एवं लसिका वाहिनियों में चला जाता है। सही है। यकृत में अतिरिक्त ग्लूकोज के स्वांगीकरण द्वारा ग्लाइकोजन व वसा का निर्माण होता है। यह भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आर ए दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कहा कि आहार नाल में पचा भोजन छोटी आंत के अंतरिम भाग एलियम में रसाकुरों माइक्रोविली द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये रसांकुर उंगली नुमा सूक्ष्म प्रबद्ध होते हैं, ऐसे जिसको बिली कहते हैं, ऐसे ऐसे रहता है, जो छोटी आंत की अवशोषण सतह का क्षेत्रफल कई गुना तक बढ़ा देती है। प्रत्येक रसांकुर के भीतर रुधिर एवं लसिका केशिकाएं पाई जाती है जो क्रमशः वसा के अतिरिक्त सभी पोषक तत्वों तथा वसा को अवशोषित कर परिवहन करती है। यकृत में छोटी आंत से अवशोषित अतिरिक्त ग्लूकोज के संचयन स्वांगीकरण द्वारा ग्लाइकोजन एवं वसा का निर्माण होता है। टॉपिक श्वसन तंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चैप्टर 10 क्लास 7 एनसीईआरटी से यह बनाया गया है। जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कॉकरोच जो है वह श्वास रंध्र से अपना सांस लेता है। केचुआ जो है वह त्वचा से सांस लेता है, यह सही है। मछली जो है गिल्स गलफड़ा सांस लेता है, सही है। डॉल्फिन जो है त्वचा एवं क्लोम से सांस लेता है, नहीं, यह गलत है। डॉल्फिन के श्वसन जो होता है त्वचा एवं क्लोम नहीं होता है। यह एक मैमल्स जंतु है और इसका श्वास लेने हेतु जल की सतह के ऊपर आकर फेफड़ों द्वारा यह सांस लेता है, इसलिए यह गलत है। व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि डॉल्फिन श्वसन के लिए त्वचा एवं क्लोम का प्रयोग नहीं करता। यह एक स्तनी मैमल्स जंतु में आता है जो श्वास लेने हेतु जल की सतह के ऊपर आकर फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं O2 ऑक्सीजन का विनिमय करती है। मछली में गिल्स या क्लोम द्वारा, कॉकरोच में श्वास छिद्रों तथा रंध्रों द्वारा एवं केचुओं में त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चैप्टर 10 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। यह कह रहा है कि जीवों में श्वास के लेने एवं छोड़ने के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इसमें असत्य कौन सा है? मछलियों की श्वास की दर स्थलीय जीवों की तुलना में कम होती है, नहीं, यह आपका असत्य है, यह गलत है। एक वयस्क व्यक्ति 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है, यह सही है। मानव में उच्च वशिष्ठ वायु में 16.4% ऑक्सीजन एवं 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, यह भी आपका सही है। तो असत्य कौन है? तो असत्य जो है केवल एक असत्य है। इसकी व्याख्या देखिए। कह रहा है कि जीवों में श्वास लेने एवं छोड़ने के संदर्भ में क्या क्या है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता वायुमंडलीय ऑक्सीजन की तुलना में 1/4 होती है। अतः अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय जीवों जैसे मछलियों में प्रति मिनट श्वास की दर स्थलीय जीवों से अधिक होती है। वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मानव में अंतः
श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन रहता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि उच्छ्वित वायु में 16.4% ऑक्सीजन एवं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चैप्टर 6 क्लास 10th एनसीईआरटी से बनाया गया है। मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को इसमें से चुनना है। श्वास नाल, हालांकि श्वास नाल गले में ग्रास नाल में एपिग्लोटिस द्वारा पृथक होती रहती है एवं यह हाइलिन उपस्थित के उच्छलों युक्त होती है। यह सही है। फेफड़ों में उपस्थित गुब्बारे नुमा वायु कोश गैसीय विनिमय के प्रमुख स्थल होते हैं। यह सही है। फेफड़ों के फैलने एवं सिकुड़ने का कारण केवल डायाफ्राम की गति होती है। नहीं, यह गलत है। तो गलत कह रहा है तो गलत जो है वह डी गलत हो जाएगा, 3 गलत है। व्याख्या है, कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में क्या बात है। कह रहा है कि फेफड़ों के फैलने व सिकुड़ने का कारण वक्षीय गुहा में उपस्थित आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां इंटर कोस्टल मसल्स में संकुचन के कारण डायफ्राम एवं पसलियों में गति होती है, जो फेफड़े के आयतन में परिवर्तन लाती है। टॉपिक के ये परिसंचरण से यह क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चैप्टर 18 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया और आईएसपी 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किसी समान व्यक्ति में रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सही में कह रहा है धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रुधिर की कम मात्रा रहती है। नहीं, यह गलत है। रुधिर की कुल मात्रा का लगभग 70% रुधिर कोशिकाओं के रूप में होती है। यह आपका गलत है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती है। गलत है। रुधिर में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होती है। व्याख्या देखिए, किसी समान व्यक्ति के रुधिर के संदर्भ में क्या है कि रुधिर में श्वेत रुधिर कोशिकाएं WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस की तुलना में बिंबिसाणु या प्लेटलेट्स अधिक होती है, क्योंकि रुधिर में WBC की संख्या 7000 से 11000 प्रति MMQ होती है, जबकि प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख प्रति MMQ होती है। धमनियों एवं शिराओं की संख्या बराबर होती है एवं ध्वनि में सदैव रुधिर की मात्रा शिरा की तुलना में अधिक होती है। रुधिर में 55% तक प्लाज्मा एवं 42% कोशिकाएं RBC, WCB एवं प्लेटलेट्स पाई जाती है। WBC का उत्पादन लसिका पर्वों नोड्स के अतिरिक्त अस्थि मज्जा, बोन मैरो एवं थाइमस में होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चैप्टर 11 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन करा कि शरीर पर चोट लगने पर बहता हुआ रुधिर कुछ देर में रुक जाता है। ऐसा रुधिर के थक्के बनने के कारण होता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका इसमें से प्लेटलेट्स जो है वह उत्तरदायी होता है। व्याख्या है, चोट लगने पर घाव पर रुधिर का थक्का जमकर रुधिर के प्रवाह को रोकने के कार्य के लिए प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट उत्तरदायी है। ये रुधिर कोशिकाओं केवल अस्तनियों में पाई जाती है तथा केंद्रक रहित गोल या अंडाकार होती है। रुधिर में इनकी मात्रा 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चैप्टर 6 क्लास 10th एनसीईआरटी से बनाया गया है। शरीर में पाई जाने वाली रुधिर कोशिकाओं के संदर्भ में असत्य चुनना है कि असत्य इसमें से कौन सा है। शिरा की भित्ति पतली होती है एवं इसमें सदैव अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होती है। यह आपका गलत है। धमनी की भित्ति मोटी होती है एवं यह सदैव रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। यह सही है। उत्तक स्तर पर एक स्तरीय भित्ति की बनी पतली कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि धमनी के निरंतर विभक्त होने के कारण निर्मित होती है। यह सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो गलत आपका केवल एक जो है वह गलत है। शरीर में पाई जाने वाली रुधिर वाहिकाओं के संदर्भ में कथन एक असत्य है, क्योंकि शिरा की भित्ति पतली होती है एवं इसमें अनॉक्सीकृत रुधिर का हृदय की ओर परिवहन होता है, किंतु फुसफुसीय शिरा इसका अपवाद है, जो ऑक्सीकृत रुधिर को फेफड़ों से हृदय की ओर लाती है। धमनी की भित्ति मोटी होती है एवं यह सदैव रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है।
इसमें ऑक्सीकृत रुधिर का परिवहन होता है, परंतु फुस्फुसीय धमनी इसका अपवाद है। ऊतक स्तर पर समुचित गैसीय विनिमय एवं अन्य पदार्थों के आदान प्रदान हेतु इसमें महीन एवं कोशिका स्तरीय केश नलिकाएं या कोशिकाएं कैपिलरीज में पाई जाती है। यह धमनियों के निरंतर विभाजित होने से यह बनती है एवं पुनः परस्पर मिलकर शिरा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चैप्टर 18 क्लास 11th है, एनसीईआरटी से बनाया गया है। मानव हृदय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके इसमें जो असत्य है उसको चुनना है कि कौन असत्य है। यह एक पेशीय अंग है जो 3 कोष्ठों का बना होता है एवं जीवन प्रयत्न कार्य करती है। गलत है, यह 3 कोष्ठों का नहीं, इसमें 4 चेम्बर होता है। इसके स्पंदनों का आरंभन एवं नियमन शिरा अलिंद संधि द्वारा किया जाता है। यह सही है। हृदय में अलिंद की तुलना में निलय की भित्ति मोटी होती है तथा इनमें उपस्थित वॉल्व रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकता है। यह सही है। तो कह रहा है कि असत्य इसमें से कौन है, तो असत्य जो है केवल एक असत्य है। व्याख्या करें कि मानव हृदय के बारे में देखिए, मानव हृदय की एक मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग है जो 4 कोष्ठों का बना होता है। इसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होता है। एक जीवन प्रयत्न कार्य करता है, यह जीवन प्रयत्न कार्य करता है एवं इसके स्पंदनों का आरंभन एवं नियमन शिरा अलिंद संधि SA नोड्स द्वारा होता है, जिसे हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। हृदय में अलिंद की तुलना में निलय की भित्ति मोटी होती है क्योंकि निलय रुधिर को बहुत अधिक दाब के साथ धमनियों में प्रवाह करता है एवं इस कार्य हेतु निलय उच्च स्तर पर संकुचित होता है। हृदय में अलिंद एवं निलय के मध्य स्थित वल्व रुधिर के विपरीत प्रवाह निलय के से अलिंद की ओर को रोकते हैं, अर्थात ये केवल एक ही दिशा में रुधिर का प्रवाह होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया है और कह रहा है कि मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। असत्य कथन को चुनना है। हृदय में अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद से आता है, जहां से यह दाएं निलय में होता हुआ फेफड़ा तक जाता है। यह आपका सही है। हृदय में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं अलिंद एवं बाएं निलय से होता हुआ महाधमनी तक प्रवाहित होता है। यह सही है। मानव में द्विपरिसंचरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व विनर ने की थी। यह आपका गलत है। तो गलत चुनने के लिए कहा था, गलत जो है केवल 3 गलत है। व्याख्या करें कि मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में देखिए क्या है। मानव में रुधिर का दोहरा परिसंचरण होता है जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। शरीर के सभी अंग में फेफड़ों के अतिरिक्त हृदय के बाएं भाग अलिंद एवं निलय दोनों में ऑक्सीकृत O2 युक्त या शुद्ध रुधिर निलय द्वारा महाधमनी की सहायता से प्रभावित होती है एवं महाशिरा की सहायता से हृदय के दाएं अलिंद में लौटता है। हृदय के दाएं भाग अलिंद एवं निलय दोनों में अनऑक्सीकृत CO2 युक्त या अशुद्ध रुधिर पाया जाता है जो फुस्फुसीय धमनी की सहायता से निलय से फेफड़ों की ओर ऑक्सीकृत होने के लिए जाता है एवं ऑक्सीकृत होकर फुस्फुसीय शिरा की सहायता से बाएं अलिंद में लौटता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चैप्टर 18 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। ISP 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक रुधिर वर्ग का आधान के उपयोग सुरक्षित होगा। तो यह आपका O जो होगा, O में भी RH नेगेटिव फैक्टर जो है वह O नेगेटिव जो है वह उसका जरूरी उसको चढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह जो है यूनिवर्सल डोनर ग्रुप माना जाता है और किसी भी रक्त समूह के वर्ग के लोगों को यह चढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर A हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखने का है कि O नेगेटिव या ORH फैक्टर नेगेटिव रुधिर वर्ग के प्रतिजन A एवं B तथा RH प्रतिजन का अभाव होता है, अतः यह सर्वाधिक तथा यूनिवर्सल डोनर रुधिर वर्ग कहलाता है। क्योंकि किसी भी
प्रतिजन एंटीजन के अभाव में यह रुधिर वर्ग किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया के संभावना नहीं होती है। यह दुर्लभतम रुधिर वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चैप्टर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। इसमें असत्य कौन है? व्यस्क मानव की स्पंदन दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है, जिसे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। बिल्कुल सही है, जो स्पंदन दर होता है 72 से 80 बार प्रति मिनट होता है। व्यस्क मानव का रुधिर दाब ब्लड प्रेशर जो होता है 100/120 mmHg होता है। यह आपका गलत है। यह जो होता है आपका 80/120 mmg होता है। इसको हम लोग कैसे कहते हैं? 120/80 आपका mmHg होता है, तो यह गलत है। रुधिर दाब को स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो यह सही है। तो कहा असत्य कौन है? तो असत्य जो है केवल 2 असत्य है। व्याख्या कर रहा है कि मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में असत्य कौन है? कह रहा है कि वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है। रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध लगने वाला दाब होता है, जो कि शिराओं की तुलना में धमनियों से अधिक होता है। हृदय के निलय के संकुचन के दौरान धमनियों की भित्ति पर लगने वाला दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है, जबकि निलय के अनुशीतलन के दौरान लगने वाला दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है, जो कि क्रम से 120 mmHg एवं 80 mmHg होता है। इसे स्फैग्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। व्यस्क मानव के हृदय की स्पंदन की दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है, जिसे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं या नाड़ी द्वारा महसूस कर सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चैप्टर 19 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 आपका सूची 1 में दिए गए जंतुओं को सूची 2 में दिए गए उनके प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पादों को सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपका जंतु दिया हुआ है, सूची 2 में आपका उत्सर्जी उत्पादन दिया हुआ है। मोर का जो उत्सर्जी उत्पाद जो है वो आपका कौन है? तो मोर का यूरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद मानव का यूरिया हो जाएगा और शार्क का अमोनिया हो जाएगा। इसका कूट जो है वह सी सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मोर पक्षी की यूरिक अम्ल के रूप में अर्ध ठोस नाइट्रोजनी वेस्ट का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। मानव स्तनी यूरिया के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। इसे उत्सर्जित करने वाले जंतुओं के यकृत में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया बनती है। यूरिया उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, चैप्टर 90 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपका उत्सर्जी अंग है और सूची 2 में उसका उदाहरण है, उसको मिलाना है। मैलपीगी नलिकाएं जो है वो आपका कॉकरोच का उदाहरण है। हरित ग्रंथि जो है वो आपका प्रॉन का उदाहरण है। वृक्किक जो है वो आपका जोक का उदाहरण है। ज्वाला कोशिकाएं जो है वो आपका फीता कृमि का उदाहरण है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 90 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है और ये आपका आईएसपी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो आपका यकृत का कार्य यूरिया है।
व्याख्या करें कि यूरिया का निर्माण करना यकृत का कार्य है। मानव में यकृत रुधिर में उपस्थित विषाक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त कर कम विषाक्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रम को ऑर्निथीन चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चैप्टर 6 क्लास 10th एनसीईआरटी से बनाया गया है। कह रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में असत्य कथनों को पहचान कीजिए। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? वृक्क मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं जो रुधिर के पीएच का नियमन, प्राशरण, संतुलन और यूरिया के निष्कासन का कार्य करते हैं। यह सही है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है जो बोमेन, संपुट एवं वृक्क नलिकाएं की बनी होती है। यह भी सही है। वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है जिसमें से 5 से 8% यूरिया होता है। नहीं, यह गलत है। कह रहा है कि गलत का आपको चुनना है, तो गलत के चुनने के लिए आपका गलत जो है केवल 3 जो है वह गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में क्या है कि कह रहा है कि वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन 1 से 1.8 लीटर मूत्र का निष्कासन होता है जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया एवं शेष अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वृक्क मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं जो सेम के बीज के आकार के होते हैं। एक जोड़ी उत्सर्जी अंग कशेरुक दंड के दोनों ओर उदर गुहा के पश्च भाग में पाए जाते हैं। इनकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। जो ग्लोमेरुलस कोशिकाएं गुच्छ युक्त बोमेन, संपुट एवं कुंडलित वृक्कीय नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने लूप एवं दूरस्थ कुंडलित नलिका से मिलकर बनी होती है। रुधिर के पीएच का नियमन, लवण सांद्रण का नियमन, प्राशन का नियमन एवं यूरिया का मूत्र के रूप में निष्कासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चैप्टर 11 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है कि डायलिसिस मशीन का कार्य शरीर के किस अंग के समान होता है? तो यह वृक्क के समान, किडनी के समान। जब किसी का किडनी जो है काम करना बंद कर देता है तो उसको हम लोग डायलिसिस पे लेते हैं। किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन आपका नेचुरली नहीं होता है तो आर्टिफिशियली रूप से हम लोग डायलिसिस उसको करते हैं। व्याख्या करें कि डायलिसिस या अपरोहण मशीन वृक्क के समान कार्य करती है। यह मशीन कृत्रिम वृक्क कहलाती है जो वृक्क के खराब होने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। इसमें रुधिर के प्राशरण दाब के समान वाला तरल एवं अनेक अर्धपरागम्य सेमी प्रीमेबल सेलोफेन की झिल्लियां पाई जाती है जो विसरण डिफ्यूजन द्वारा रुधिर में यूरिया को पृथक करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है कि मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके इसमें जो असत्य है उसको चुनना है कि कौन सा असत्य है। वृक्क में उत्सर्ग में कमी के पश्चात स्वच्छ रुधिर वृक्कीय धमनी में वापस जाता है। यह जो है वह गलत है। बोमेन संपुट से निस्यदंती द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रुधिर वापस भेजा जाता है। तो यह सही है। तो असत्य कौन है? तो केवल एक जो है वो असत्य है। तो देखिएगा कि मानव वृक्क के कार्य के संबंधित बात देखिए। वृक्क में निस्पंदन फिल्ट्रेशन के बाद शुद्ध रुधिर कोशिकाएं शिरा में वापस आता है जबकि वृक्कीय धमनी अशुद्ध रुधिर को बोमेन संपुट में निस्यदंत छानने के लिए ले जाती है जहां रुधिर महीन कोशिकाओं के गुच्छे से गुजरता है। निस्यदंत के पश्चात क्षणिक तरल कुंडलित वृक्कीय नलिका में जाता है जहां संपूर्ण ग्लूकोज का पुनरावशोषण हो जाता है। टॉपिक जो है कंकाल तंत्र से क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, चैप्टर 20 क्लास 11 एनसीईआरटी से और आईएसपी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए और उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लौह की आवश्यकता होती है और सोडियम की आवश्यकता होती है। तो इनमें से आपका तीनों की आवश्यकता होती है।
व्याख्या करा कि शरीर में पेशियों के संकुचन हेतु कैल्शियम लौह एवं सोडियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम आयन C++ पेशी संकुचन की क्रिया में प्रोटीन सम्मिश्रण ट्रोपोनिन से जुड़कर एक्टिन तंतु का सक्रिय बंधन स्थल को मुक्त करता है। पेशियों में उपस्थित मायोग्लोबिन वर्णक लौह Fe आयन का बना होता है जो O2 का परिवहन करता है। पेशियों में संकुचन हेतु के निर्देश तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के द्वारा प्राप्त होते हैं जिनमें सोडियम आयन Na+ की प्रमुख भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चैप्टर 20 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को इसमें से चुनना है कि कौन असत्य है। मानव में 80 कक्षीय अस्थियां जबकि शेष उपांगीय अस्थियां होती है। यह तो आपका सही है। मैलियस मैंडिबल एवं स्पीच कर्ण की अस्थियां होती है। असत्य है, तो असत्य जो है आपका यह 2 असत्य है। वयस्क के कसे रुकदंड में 26 अस्थियां होती हैं जबकि छोटे बच्चे में यह 33 अस्थियां होती है। यह सही है। तो आपके पूछ रहा है असत्य कौन है, तो असत्य जो है केवल 2 असत्य है। व्याख्या करा कि मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में करा है कि मानव में मैलियस, इनकस एवं स्पीच 3 कर्ण की अस्थियां होती है जो श्रवण हेतु महत्वपूर्ण होती है जबकि मैंडिबल निचले जबड़े की अस्थि होती है जो मुख में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चैप्टर 20 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया। मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए है। कौन सा असत कथन है? कंकाल तंत्र में गति का कारण पेशियों का शिथिल एवं संकुचन होना होता है। यह तो सही है। पसलियों में 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां पाई जाती है जबकि शेष कूट पसलियां होती है। यह गलत है। कार्पल एवं मेटाकार्पल अस्थियां हाथ की कलाई एवं हथेली में पाई जाती है जबकि टार्सल एवं मेटाटार्सल क्रमशः टखने एवं तलवे की अस्थियां होती है। यह भी सही है। कहा कि असत्य कौन है, तो केवल 2 जो है वह असत्य है। इसकी व्याख्या को देखिए। कहा कि मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में असत्य है। मानव के प्रथम 7 पसलियां वास्तविक होती हैं जो उपोस्थि स्टर्टम से सीधे जुड़ी होती है। पसली संख्या 8, 9 एवं 10 कूट पसलियां होती हैं जो 7वीं पसलियां से जुड़ी होती है एवं 11वीं 12वीं पसलियां प्लावी या मुक्त पसलियां होती हैं जो उरोस्थी या किसी भी अन्य पसलियों से जुड़ी नहीं होती। इसको फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 20 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया। निम्न युग्मों में से सुमेलित युग्म कौन सा है? सुमेलित युग्म को आपको चुनना है। कह रहा है कि टिबिया जो है पैर की अस्थि होती है। यह सही है। इलियम अंश मेखला की अस्थि नहीं। ह्यूमरस हाथ की हड्डी नहीं। क्लेविकल जो है टखने की हड्डी नहीं। तो कह रहा है कि इसमें सुमेलित युग्म कौन है, तो केवल एक सुमेलित है। व्याख्या देखिए। कह रहा है कि टिबिया एवं फेबुला पैर की अस्थि होती है। इलियम प्यूबिस एवं इशियम कुल्हे या श्रोणी मेखला पैल्विक गिडल की अस्थियां होती है। ह्यूमरस बाह भुजा की अस्थि है जबकि रेडियस एवं अल्ना हाथ की अस्थि होती है। क्लेविकल कॉलर बोन एवं स्कैपुला कंधे या अंश मेखला पेक्टोरल गिडल्स की अस्थियां होती है जबकि टार्सल टखने की अस्थियां होती है। क्वेश्चन नंबर 38 चैप्टर 20 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया। आईएसपी 2001 में पूछा गया है। या सूची 1 में अस्थि है और सूची 2 में उसका नाम दिया हुआ है। उरोस्थी जो है उसका नाम आपका अस्टर्नम है। जत्रुक का नाम जो है क्लैविकल है। और जानुफलक हम लोग किसको कहते हैं? जानुफलक हम लोग पटेला को कहते हैं। और अस्कन फ्लक जो है हम लोग स्कैपुला को कहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चैप्टर 8 क्लास 6 एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया है।
सूची 1 में संधियां ज्वाइंट है और इसका उदाहरण है। कह रहा है कि कंदूल खलिका संधि, कंदूल संधि जो है आपका कंधे की संधि होती है। कब्जा संधि, कब्जा संधि जो है घुटने की संधि होती है। धुगाग्र संधि, यह संधि आपका गर्दन की संधि होती है। और विसर्पी संधि, विसर्पी संधि जो होती है वह कलाई की संधि होती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि कंदुल खलिका जिसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, संधि कंधे एवं कुल्ले की संधि होती है, इसे गोलाकार संधि भी कहते हैं। कब्जा हिंज संधि घुटने एवं कोहनी की संधि होती है, यह एक प्रकार की श्लेष साइनोवियल संधि होती है। आपका पाइवोट ज्वाइंट होता है वह गर्दन की संधि होती है, इसे रोटरी संधि या ट्रोकाइड संधि कहते हैं। विसर्पी ग्लेनिक्स संधि कलाई की संधि होती है, यह श्लेष साइनोवियल संधि है। अब टॉपिक देखते हैं तंत्रिका तंत्र और इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, चैप्टर 7 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के आवेग संचरण वैद्युत रासायनिक परिवर्तनों द्वारा होता है। इनमें से कौन सा भाग आवेगों को ग्रहण करता है? तो आपका डेंड्राइट जो है वह ग्रहण करता है। व्याख्या देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में वैद्युत रासायनिक संकेतों या आवेगों को ग्रहण करने का कार्य डेंड्राइट द्रुमिका द्वारा किया जाता है। यह आवेग द्रुमिका से साइटोन कोशिकाएं तक जाता है, जहां से एक्सॉन तंत्रिकाक्ष से होता हुआ यह तंत्रिकाक्ष के सिरों द्वारा सिनेप्स को पार करता हुआ अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चैप्टर 7 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया है। सूची 1 में मस्जिद का या मस्तिष्क का भाग है और सूची 2 में कार्य है, दोनों को मिलाना है। परम मस्तिष्क, परम मस्तिष्क का कार्य है आपका है स्मृति एवं तर्क का यह केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का कार्य है आपका ताप नियंत्रित केंद्र होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका कार्य है श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर का नियमन करना। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का कार्य है पेशीय संतुलन बनाए रखना, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए, कह रहा है कि परम मस्तिष्क स्मृति एवं तर्क के साथ साथ बुद्धि का केंद्र भी होता है। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा 80% व विकसित भाग है। इसका बाह्य भाग धूसर पदार्थ ग्रे मैटर से बना होता है तथा भीतरी भाग श्वेत पदार्थ व्हाइट मैटर से बना होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप, भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, नींद आदि को नियंत्रित करता है। साथ ही यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट में उपापचय का भी नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा श्वास की लय, हृदय स्पंदन दर, छींकना, खांसना, उल्टी आदि का नियमन करता है। अनुमस्तिष्क गमन, खेलने कूदने, बैठने आदि में पेशीय की स्थिति को नियंत्रित करता है एवं शरीर का संतुलन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चैप्टर 21 क्लास 11 एनसीईआरटी से बीपीएससी 2019 में यहाँ पूछा गया है। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलना और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो यह आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो है यह है, इसका आंसर सी हो जाएगा। व्याख्या है, पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा भोजन के निगलन, निगलने एवं उल्टी का नियमन केंद्र होता है। पूर्ण श्वसन नियमन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर 7 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया है। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यह भोजन को देखकर लार का श्रावण या प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। व्याख्या करें कि भोजन को देखकर लार का श्रावण होना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। किसी उद्दीपन स्टिमुलस के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित ऑटोनोमस और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में
लार का आना, कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना, तेज प्रकाश में आंख की पुतली का सिकुड़ जाना, छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। यह क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया तीव्र गति से होने वाली स्वचालित अनुक्रिया है, जिसके संचलन में मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चैप्टर 21 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न कथन 1 कारण 2 को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सही उत्तर कौन है? मानव में मेरुरज्जु से 23 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है, जबकि कपाल से 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं निकलती है। यह सही है। ये तंत्रिकाएं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। यह आपका गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जोड़ने वाली धागेनुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। प्रत्येक तंत्रिका के अनेक तंत्रिका तंतुओं का गुच्छा होती है। अधिकांश तंत्रिका तंतु ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित होते हैं। तंत्रिकाएं दो प्रकार अर्थात मस्तिष्क से संबंधित कपालीय तंत्रिकाएं क्रैनियल नर्व्स तथा मेरुरज्जु से संबंधित मेरु अथवा सुमनीय तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती है। मानव में कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी तथा सुमनीय तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। इनमें से कुछ तंत्रिकाएं संवेदी, कुछ चालक तथा कुछ मिश्रित स्वभाव की होती है। 45 क्वेश्चन नंबर 45 चैप्टर 21 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से से प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो कॉर्निया को दान करते हैं। व्याख्या है, नेत्रदान में नेत्र की कॉर्निया को दाता से लेकर प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट किया जाता है। यह नेत्र का बाहरी उभरा हुआ पारदर्शक भाग होता है। यह भाग मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने में सहायता करता है ताकि व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सके। यह अंतःस्रावी तंत्र से क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है और यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को देखना है और सही अनुसार चुनना है। सूची 1 में जैव अणु है और उसका उदाहरण दिया हुआ है। विटामिन जो है वो आपका कैरोटीन विटामिन, जो कैरोटीन विटामिन है। एंजाइम जो है वो पेप्सिन एंजाइम है। हार्मोन का उदाहरण कौन है? तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। प्रोटीन का उदाहरण कौन है? तो प्रोटीन जो है कैरोटीन जो है वो प्रोटीन का एग्जाम्पल। इसका आंसर जो है वो पी हो जाएगा। व्याख्या, कैरोटीन विटामिन ए का संगठन होता है। मानव शरीर द्वारा भोजन से प्राप्त बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तन किया जाता है। पेप्सिन अमाशय में स्रावित प्रोटीन पाचन एंजाइम होता है। टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक हार्मोन है। कैरोटीन एक प्रोटीन है जो स्तनियों की त्वचा, खुर, नाखून, सींग आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है चैप्टर 22 क्लास 11th एनसीईआरटी से बनाया गया और सीजीपीएससी 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। करा है कि यहाँ पे कोड दिया हुआ सही आपका चुनना है। सूची 1 में अंतःस्रावी ग्रंथियां है और अंतःस्रावित ग्रंथियां से कौन सा हार्मोन जो है वह स्रावित होती है उसके बारे में यह दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जनद जो है इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? तो इससे आपका प्रोजेस्टेरोन जो है वह स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि से आपका वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है और अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है और अधिवृक्क से आपका कार्टिसोल स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है चैप्टर 22 क्लास 11th एनसीईआरटी से आईएसपी 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपका कथन और कारण दिया हुआ, सही उत्तर का चयन करना है कि सही उत्तर इसमें से कौन है। कह रहा है कि उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है।
यह सही है। कह रहा है कि उदक में डायबिटीज वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय शराब से ग्रस्त रहता है। यह आपका गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक सही है परंतु आर गलत है। व्याख्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा मोचित वैसोप्रेसिन या एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स एडीएच नेफ्रॉन में जल का पुनरावशोषण बढ़ाकर मूत्र को सांद्रित करता है। एडीएच की कमी होने से मूत्र पतला हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मूत्रलता कहते हैं। इस कारण से एक दिन में 1.5 लीटर के बजाय मूत्र की मात्रा बढ़कर 2 लीटर प्रतिदिन तक हो जाती है। शरीर में निर्जलन डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है। उदक में डायबिटीज इंसिपिडियस कहते हैं। एडीएच हार्मोन की कमी से रुधिर अधिक गाढ़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 चैप्टर 9 क्लास 8 एनसीईआरटी से बनाया गया है। कथन एक और कारण दिया हुआ है आपका, उसमें सही उत्तर को चुनना है। मेढक में कायांतरण हेतु आयोडीन आवश्यक होता है। यह सही है। मेढक में जल में बाह्य निषेचन पाया जाता है। यह भी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। आईएसपी 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रुधिर कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो यह आपका सी हो गया, अबट्टू पैराथायरॉयड हार्मोन। यह सही है। इसकी व्याख्या देखिए, कह रहा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन रुधिर कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित रेगुलेट करता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथॉर्मोन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह बाह्य कोशिका तरल में कैल्शियम और फास्फोरेट आयनों की मात्रा को नियंत्रित करके समस्थैनिकता होम्योस्टैसिस को बनाए रखने का कार्य करती है। यह हार्मोन आत्म भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। साथ ही यह हड्डियों से अनावश्यक कैल्शियम फास्फोरस मुक्त करता है एवं हड्डियों की वृद्धि एवं दांतों के निर्माण का नियमन करता है। यह हार्मोन पेशियों की क्रियाशील भी बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 51 है चैप्टर 22 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया और प्री आईएसपी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन के कारण यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं की नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो आपका परावट्टू है। इसका व्याख्या करके पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि अपने श्रावों से अन्य कई ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, किंतु परावट्टू या पैराथायरॉक्सिन ग्रंथि के कार्य के श्रावण का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि नहीं करती। पीयूष ग्रंथि थायरॉयड प्रेरक हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टीएसएच द्वारा अबट्टू या थायराइड ग्रंथि के कार्यों को नियमित करती है। यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच एवं पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच द्वारा जनन ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, जबकि एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एसीटीएच द्वारा अधिवृक्त एड्रिनल ग्रंथि के कार्यों से नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है चैप्टर 22 क्लास 11 एनसीईआरटी से यह बनाया गया। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में हार्मोन है और यहाँ पे मद है। यहाँ पे कह रहा है कि एड्रिनल जो है वो आपका क्रोध, भय, खतरा हार्मोन का कारण है। उसके बाद आपका है एस्ट्रोजन जो है वो आपका स्त्रियों से निकलता है। इंसुलिन जो है वो आपका ग्लूकोज और फेरोमोन जो है आपका गंध के बोध में साथी का आकर्षित करना यह है। क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर 22 क्लास 11 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्न में से हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो आपका एएनएफ जो है वह हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन है।
हृदय की अलिंद भित्ति द्वारा पेप्टाइड हार्मोन एड्रिनल नेट्रियूरेटिक कारक जिसको एएनएफ का स्रावन होता है। रुधिर दाब बढ़ने की दशा में एएनएफ के स्राव के प्रवाह से रुधिर वाहिका विस्फारण होता है, जिसके फलस्वरूप रुधिर दाब कम हो जाता है। ह्यूमन्स कोरियोन गैनोडोट्रोपिन जिसको एचसीजी प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, चैप्टर 6 क्लास 10 एनसीईआरटी से बनाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलाना है। सूची 1 में एंजाइम हार्मोन्स है और इसका कार्य यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मिलाना है। टाइलिन, टाइलिन का काम है आपका स्टार्च को यह पचाता है। पेप्सिन, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को यह पचाता है। रेनिन, रेनिन का काम है रुधिर में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में यह बदलता है। और उसके बाद आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का कार्य जो है वह है चिकनी पेशियों में सुंकरण टोषण करता है। जो है वह है मानव जनन तंत्र, यह टॉपिक है। इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्लास चैप्टर 8 क्लास 10 एनसीईआरटी से और आईएसपी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो यह डिंब वाहिनी नली में करता है। इसका व्याख्या है, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा के शरीर में डिंबाहनी या अंडवाहिनी या फ्लोपियम नलिका में होती है। निषेचन के लिए सप्ताह पश्चात निषेचित अंड या युग्मज जाइगोट गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया गर्भाधान इम्प्लांटेशन कहलाती है। नंबर 26 है, कह रहा है कि यह चैप्टर 3 क्लास 7 एनसीईआरटी से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कला परिवर्धनशील भ्रूण की सूक्ष्म से रक्षा करती है? तो आपका अपरोपोसिका जो है वह रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, चैप्टर 9 क्लास 8 से एनसीईआरटी से बनाया गया है कि निम्न से कौन सा विकल्प अंतःपात्रीय निषेचन से संबंधित है? तो यहाँ प्रखनली शिशु जो है वह संबंधित है। व्याख्या करें, अंतःपात्रीय निषेचन प्रखनली शिशु संबंधित है। अंतःपात्रीय निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्भाधान नहीं होता है। इसमें उसी स्त्री या दाता स्त्री में अंडाणु को बाहर निकालकर पति या दाता पुरुष के शुक्राणु से प्रयोगशाला में निषेचित करवाया जाता है। इस निषेचन अंडे की 8 से 32 कोशिका अवस्था में इसे माता की अंडवाहिनी या गर्भाशय में रोपित कर देती है। गर्भावधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ और मिलते हैं फिर नए सेशन में। और देखिए दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।